एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक आता है इसके अंदर पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, देखिए वैसे तो पदार्थों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे धारा चालन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण अलग प्रकार से किया जाता है। इसी प्रकार से प्रतिरोधकता और चालकता के आधार पर भी पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है और वर्जित ऊर्जा अंतराल के आधार पर भी पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। हम यहां पदार्थों का वर्गीकरण धारा चालन के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर? धारा चालन। धारा चालन के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चालक, एक तो होता है आपका चालक और दूसरा होता है आपका कुचालक। तो धारा चालन के आधार पर पदार्थ निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका चालक और एक होता है आपका कुचालक। अब चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का चालन, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये सभी संक्रमण धातुएं। तो चालक वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन आसानी से नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। जैसे रबड़, लकड़ी, एबोनाइट इत्यादि। तो धारा चालन के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। चालक वे पदार्थ जिनमें धारा का चालन या धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। चालक जैसे एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, सोना, चांदी सभी संक्रमण धातुएं। कुचालक में रबड़, लकड़ी, एबोनाइट इत्यादि। अगला टॉपिक है आपका बद्ध इलेक्ट्रॉन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखें, हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और हम ये भी जानते हैं कि परमाणु के केंद्र पर क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक का पास वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल अधिकतम होता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन। नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, ऐसे इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को अपन संयोजी इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र पर नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिकतम होता है, इसलिए इसे बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, चूंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चालक जो होते हैं, चालकों में जो बाह्यतम कोश के उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में उपस्थित मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्वतंत्रपूर्वक इधर उधर गति करते रहते हैं, इसलिए उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चालक में संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये स्वतंत्रपूर्वक इधर उधर गति करते रहते हैं, परंतु स्वतः ही चालक की सतह से बाहर नहीं आ पाते। जबकि कुचालकों में नाभिक का संयोजी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल जो होता है वो थोड़ा प्रबल होता है और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं होते, इसलिए चालकों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और कुचालकों में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। टॉपिक परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं ये समझें। परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का चालन नहीं होता। परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का चालन नहीं होता, परंतु जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। हमने आपको बताया था कि जैसे माध्यम की उपस्थिति में, मैंने आपको बताया था कि माध्यम की उपस्थिति में जो बल होता है वो निर्वात की उपस्थिति में बल का कितना गुना होता है? 1/ε r गुना होता है। मतलब अगर अपन परावैद्युत पदार्थ रख दे तो लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का चालन तो नहीं होता, परंतु जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये विद्युत के प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, एक होता है दूसरा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें धनावेश और ऋणावेश, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणु के जिनमें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं उनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो होता है वो अलग अलग होता है। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें प्रत्येक अणु में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे पदार्थ को अपन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें प्रत्येक अणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो होता है वो एक ही होता है, इसलिए ऐसे पदार्थों को अपन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। वापस समझें, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें प्रत्येक अणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है। ऐसे पदार्थों को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है, तो ऐसे पदार्थ को अपन अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। चूंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही है,
धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही है, इसलिए इसका कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा प्रत्येक अणु का वो कितना हो जाएगा? शून्य। चूंकि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो होता है वो क्या होता है? एक ही होता है, इसलिए प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। परंतु ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में प्रत्येक अणु में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक अणु का इस अणु का भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो सभी प्रत्येक अणु का क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है भाई। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनमें प्रत्येक अणु में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो होता है वो अलग अलग होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो होता है वो एक ही होता है, तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं? अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अगर अपन एग्जाम्पल देना चाहें तो आप ध्यान रखें, एक तो H2O2, इनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही होगा। इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो H2O HCl। ठीक है भाई। अब आता है अगला टॉपिक, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण होता क्या है, पहले आप ये समझें। देखो, मैंने आपको बताया है कि परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पहला ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, एक होता है आपका अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो 2 प्रकार के परावैद्युत पदार्थ हो गए आपके, एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब मैंने अभी आपको बताया है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं इनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो होता है, वो जो धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होता है वो अलग अलग होता है। इस प्रकार से। और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं उनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। तो मैंने बोला कि इसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग है, इसलिए इसके प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? इसमें धनावेश ऋणावेश का केंद्र एक ही है, इसलिए इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है प्रत्येक अणु का कितना होता है? 0 होता है। इसलिए इस पूरे पदार्थ का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया? 0 हो गया। परंतु ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं उनमें प्रत्येक अणु में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जो होता है वो अलग अलग होता है, परंतु अलग अलग होता है, इसलिए इस अणु का भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इस अणु का भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा और इस अणु का भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, परंतु होता क्या है कि जैसे इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर इधर, इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर इधर, इसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर इधर। तो प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो होता है, परंतु प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए जब इस पूरे पदार्थ का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम निकालते हैं तो पूरे पदार्थ का परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाता है? परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है? 0। वापस समझ ले कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इन सभी का
विद्युत विदुर आगुण होगा, परंतु इन सभी अणुओं की दिशा जो होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए इनका परिणामी विद्युत विदुर आगुण कितना हो जाता है? 0। और इसमें तो धनावेश और ऋणावेश का केंद्र ही एक है, इसलिए प्रत्येक अणु का विद्युत विदुर आगुण 0 है, इसलिए टोटल परिणामी विद्युत विदुर आगुण भी क्या होगा? 0 होगा। अब अपन क्या करना चाहते हैं कि इस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का भी परिणामी विद्युत विदुर आगुण प्राप्त करना चाहते हैं, और इस अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का भी क्या करना चाहते हैं? अपन विद्युत विदुर आगुण प्राप्त करना चाहते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का भी विद्युत विदुर आगुण प्राप्त करेंगे, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का भी विद्युत विदुर आगुण प्राप्त करेंगे। इसका मतलब तो यह हो गया कि परावैद्युत पदार्थ का जो परिणामी विद्युत विदुर आगुण है, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, तो परावैद्युत पदार्थ का जो परिणामी विद्युत विदुर आगुण होता है वो 0 होता है। और आप ये चाहते हैं कि परावैद्युत पदार्थ का अपन विद्युत विदुर आगुण उत्पन्न कर दें, तो परावैद्युत पदार्थ का विद्युत विदुर आगुण उत्पन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा, और जैसे ही आप बाह्य विद्युत क्षेत्र में इनको रखेंगे तो इसका भी विद्युत विदुर आगुण प्राप्त होगा और इसका भी विद्युत विदुर आगुण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का विद्युत विदुर आगुण प्राप्त करने के लिए जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो इनका परिणामी विद्युत विदुर आगुण हमें प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब किस प्रकार से प्राप्त होगा यह समझें। किस प्रकार से? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का भी ध्रुवण होगा और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का भी ध्रुवण होगा। समझें। पहला आता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कैसे होगा? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण अभी अभी मैंने आपको बताया कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में जो अणु होते हैं उनमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र अलग अलग होता है। ये अपन ने अलग अलग धनावेश और ऋणावेश का केंद्र बना दिया, परंतु इस अणु का भी विद्युत विदुर आगुण होगा, इसका भी विद्युत विदुर आगुण होगा, इसका भी विद्युत विदुर आगुण होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी विद्युत विदुर आगुण होगा। इस प्रत्येक अणु का विद्युत विदुर आगुण होगा, परंतु इस अणु के विद्युत विदुर आगुण की दिशा, इस विद्युत विदुर आगुण की दिशा, इस अणु के विद्युत विदुर आगुण की दिशा, इस अणु के विद्युत विदुर आगुण की दिशा, इस अणु के विद्युत विदुर आगुण की दिशा और इस अणु के विद्युत विदुर आगुण की दिशा क्या होगी? सबकी अलग अलग होगी। इसलिए इनका परिणामी विद्युत विदुर आगुण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। परंतु जैसे ही इस अणु को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, अब जैसे ही इस परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा तो यह अणु भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया। मैंने मान लिया बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इस ओर। यह अणु भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया, यह अणु भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया। यह अणु भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गया। तो सारे के सारे अणु जो होंगे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे। तो इस अणु के विद्युत विदुर आगुण की दिशा इस ओर हो जाएगी, इसकी भी इधर हो जाएगी, इसकी भी इधर हो जाएगी। तो सभी अणुओं के विद्युत विदुर आगुण की दिशा एक ही हो गई, तो परिणामी विद्युत विदुर आगुण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं अपन ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण समझें। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का
ध्रुवण। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है समझे। यह आपका अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इसमें प्रत्येक अणु का धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र है वो एक ही है, और जब धनावेश और ऋणावेश के बीच में कोई दूरी नहीं होगी तो इस अणु का भी विद्युत द्विध्रुवागुण शून्य, इसका भी शून्य, इसका भी शून्य, इन सभी अणुओं का विद्युत द्विध्रुवागुण कितना होगा, शून्य। तो परिणामी विद्युत द्विध्रुवागुण भी कितना हो जाएगा, शून्य। परंतु जैसे ही अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, दिशा बना दी अपन ने इस ओर। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखेंगे, धनावेश जो होंगे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, और ऋणावेश जो होंगे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में संरेखित हो जाएंगे। देखें इस प्रकार से। तो धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो गए। जैसे धनावेश ऋणावेश के केंद्र अलग अलग होंगे, इसका भी विद्युत द्विध्रुवागुण होगा, इसका भी विद्युत द्विध्रुवागुण होगा, सबका विद्युत द्विध्रुवागुण होगा, तो इसका परिणामी विद्युत द्विध्रुवागुण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं अपन परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। तो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होता है, सीधी सी बात, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को अपन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे वो अध्रुवीय हो, दोनों का क्या हो जाता है, विद्युत द्विध्रुवागुण प्रेरित हो जाता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ठीक है, आज इतना ही रहेगा। धन्यवाद।